Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all. Hello and welcome to our online lecture series on electronic devices and circuits. So students, last week में आपको याद होगा we discussed BJT as an amplifier. We started this topic और हमने amplifier start करने से पहले DC biasing का एक topic discuss किया था which was DC load line and Q point analysis. तो हमने देखा था Q point is actually our operating point. It is that point at which our amplifier will be operating. ठीक है, क्योंकि एम्पलीफायर के तौर पर जब मैं अपनी ट्रांजिस्टर को यूज करूंगा तो आई हैव टू मेक श्योर दैट इट इज वर्किंग इन एक्टिव मोड। और एक्टिव मोड में आने के लिए आई कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ IC एंड VCE, but one given value of IC and VCE, or one design value I should say of IC and VCE, that is stable and that provides smooth operation of BJT as an amplifier is actually our Q point or the operating point. तो उसके लिए हमें कुछ डिजाइनिंग करनी पड़ती है जिसमें से एक पार्ट था लोड लाइन बनाना, जो हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। आज हम उसी टॉपिक को आगे मजीद कंटिन्यू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये सर्किट हमने लास्ट टाइम भी डिटेल में डिस्कस किया था और आपने देखा था कि किस तरीके से ये डिफरेंट फैमिली ऑफ कर्व्स आपके पास आ रहे हैं। किस तरीके से आ रहे हैं? बेसिकली वी हैव अ वेरिएबल वोल्टेज सोर्स एंड वंस वी चेंज द वैल्यू ऑफ दिस वोल्टेज व्हाट हैपेंस दैट द बेस करंट चेंजेस। ये जो आपको नजर आ रहे हैं दीज आर बेस करंट्स। ठीक है, सो आप वेरिएबल वोल्टेज सोर्स को वेरी करेंगे, आपके बेस वोल्ट करंट्स बढ़ेंगे एंड कंसिक्वेंटली यू विल गेट डिफरेंट characteristic curves. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द फैमिली ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। अब हमने इसके बाद क्या किया था, हमने ये देखा था कि इस सर्किट में हमारे पास किस तरीके से हम इसके क्यू लोड लाइन बना सकते हैं, और वो भी हमने देखी थी, इनफैक्ट हमने बनाई भी थी। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में लोड लाइन देखते हैं। So students, here is our load line which was drawn in our last class. Okay, so we had these 2 points, and once we connected the 2 points, we had our Q points. So Q1, Q2, and Q3. So हर Q point के ऊपर basically आपको दो values मिलती हैं. One is your collector current, and the other is your value of VCE. And if you have the collector current, you can also find out the value of your base current. ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा था यू हैव थ्री कर्व्स। ठीक है, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ बेस करंट। बेस करंट की वैल्यू हम कैसे चेंज करना? बाय चेंजिंग द सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, जो हमने बेस के ऊपर अप्लाई की हुई VDD। So you get three different Q points, and now what we need to do is we shall be analyzing these Q points. Let's do that. So now here you see the three Q point students, और यहाँ पे एक चीज नजर आ रही होगी कि एक वक्त में आपके पास सिर्फ एक कर्व ही होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तीनों कर्व्स आ रहे हैं। ये चीज हमने लास्ट वीक की लेक्चर्स में भी डिस्कस की थी। तो फिर तीन डिफरेंट कर्व्स किस तरीके से बन गए मेरे पास? What is happening is actually I am changing the value of this voltage, variable voltage जो आपको नजर आ रहा है सप्लाई। So initially here the value of this is 2.7 volt। तो यहाँ पे 200 माइक्रो एम्पेयर कैसे आ रहा है स्टूडेंट्स? ये एक्चुअली हम एनालिसिस जो हमने पीछे की BJT DC एनालिसिस, उसी के जरिए हमने ये वैल्यू निकाली है। सिंस द एमिटर वोल्टेज इज जीरो, दिस इज जीरो, देन दिस वैल्यू विल बी 0.7। so then 2.7 minus 0.7 will give you 2, and 2 divided by 10 you will get 200 micro ampere। ठीक है, Similarly, अब उसके बाद आपने वैल्यू को इंक्रीज किया। If this is now 3.7 volt, you will get 300 microampere. If you further increase it to 4.7 volt, you get 400 microampere. So अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा है डिफरेंट कर्व्स के ऊपर आपको डिफरेंट कर्व क्यू पॉइंट्स मिल रहे हैं। ये क्यू पॉइंट मेरे पास कहाँ मिल रहे हैं? ठीक है, दिस इज बाय सिंपली ड्राइंग दैट लोड लाइन। जब हमने लोड लाइन बनाई थी तो हमें ये तीनों कर्व्स मिल गए थे। ठीक है, इन तीनों कर्व्स को अगर आप एक ही कर्व के ऊपर दिखा सकें तो उसके बाद अगर आप लोड लाइन बनाते हैं तो जहां वो से इंटरसेक्ट करेंगे इन कर्व्स को, दैट इज एक्चुअली रेफरिंग टू योर क्यू पॉइंट्स। अगर आप इस क्यू पॉइंट की बात करें तो इस क्यू पॉइंट में एक सीरियस प्रॉब्लम है। व्हाट इज दैट प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? हियर द प्रॉब्लम इज दिस क्यू पॉइंट इज वेरी क्लोज टू माई जीरो वोल्टेज। अब होता क्या है कि इसमें माई नेगेटिव, क्योंकि एम्पलीफायर का काम क्या है, यू अप्लाई सम इनपुट एंड यू विल गेट अ मैग्नीफाइड आउटपुट। ठीक है, और एम्पलीफाइड आउटपुट।
अब अगर आपके पास बायसिंग प्रॉपर नहीं है, क्यू पॉइंट प्रॉपर नहीं है, तो इधर द पॉजिटिव वेव फॉर्म और द नेगेटिव वेव फॉर्म विल बी क्लिप्ड। ये हमने पिछले लेक्चर में बात कही थी स्टूडेंट्स, प्लीज हैव अ लुक अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा। सो अब यहाँ पे क्या इशू है, दिस इज वेरी क्लोज टू योर जीरो वैल्यू। दिस मीन्स कि अब इस केस में आपके पास सर्किट, दिस ट्रांजिस्टर विल बी ड्रॉन इनटू सैचुरेशन, ठीक है, विच मीन्स कि आपके पास यहाँ पे जो नेगेटिव वेव फॉर्म है इट विल बी क्लिप। क्यों नेगेटिव वेव फॉर्म क्लिप होगी? क्योंकि दिस इज प्रीटी क्लोज टू जीरो। अगर ये 10 वोल्ट के करीब हो तो फॉर इंस्टेंस, क्योंकि मैंने वीसीसी 10 वोल्ट अप्लाई किया हुआ है, तो मैं कहता कि हमारे पास पॉजिटिव वेव फॉर्म क्लिप हो रही है, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव वेव फॉर्म क्लिप हो रही होगी, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास ये दो क्यू पॉइंट्स कंपैरेटिवली इससे काफी बेहतर है, ठीक है। सो नाउ एम्फेसिस स्टूडेंट्स हियर इज कि आपको जब एम्पलीफायर डिजाइन करना होता है तो एम्पलीफायर के अंदर आपको डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट एनालिसिस के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। द इनिशियल इज यूज अप्लाइंग द डीसी एनालिसिस, ठीक है, उसके जरिए से हमें आपको क्यू पॉइंट मिलता है। अगर क्यू पॉइंट आपका सही है तो आगे फिर एम्पलीफायर जो ओवरऑल है उसकी परफॉर्मेंस भी आपको बेहतर मिलेगी। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट यू हैव अ स्टेबल क्यू पॉइंट। स्टेबल क्यू पॉइंट क्या होता है? जिस उस क्यू पॉइंट के ऊपर आपको जो वोल्टेज सिग्नल स्विंग होता है दैट इज कंप्लीट, यानी आपको पॉजिटिव वेव फॉर्म भी पूरी मिलती है और नेगेटिव वेव फॉर्म भी पूरी मिल रही होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो जो बात मैं आपको पिछली स्लाइड पे बता रहा था वो यहाँ पे हमने आपको दिखाई है। पिछली स्लाइड में हमने सिर्फ क्या देखा था? वी हैड ओनली डीसी वोल्टेज, दिस इज माय एसी वोल्टेज एज वेल। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एसी इनपुट वोल्टेज को सुपर इम्पोज कर रहा हूँ डीसी वोल्टेज के ऊपर, यानी आई विल हैव सम डीसी वोल्टेज एज वेल एंड आई विल हैव सम एसी वोल्टेज एज वेल, ठीक है। सो एम्पलीफायर में जब हम काम कर रहे होते हैं तो वी हैव अ डीसी वोल्टेज एंड एसी वोल्टेज एज वेल। एसी वोल्टेज कौन सा वोल्टेज है? ये वो सिग्नल है जो मुझे एम्पलीफाई करना है, ठीक है, जो मुझे आउटपुट पे एम्पलीफाई होकर मिलेगा। देन व्हाई डू आई नीड दिस डीसी वोल्टेज? स्टूडेंट्स, डू यू नो द आंसर? व्हाई डू वी नीड दिस डीसी वोल्टेज? क्योंकि डीसी वोल्टेजेस जब मैं अप्लाई नहीं करूंगा तो इसके बगैर मैं क्यू पॉइंट के ऊपर नहीं आ सकता हूँ। आई हैव टू डिजाइन माई क्यू पॉइंट, आई हैव टू मेक श्योर कि जो मेरे पास सर्किट का ऑपरेटिंग पॉइंट है वो एक स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट है, ठीक है। फॉर दैट आई नीड दिस डीसी बायसिंग, ठीक है। और आप इस डीसी बायसिंग के जरिए जब आप डीसी बायसिंग कर रहे हैं तो उस वक्त आप इस एसी वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दीजिए वी यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो उसमें हम एक वक्त में हम सिर्फ एक सोर्स को फॉर इंस्टेंस अगर रखें, या अगर सिर्फ हम डीसी को रखें, एसी को हम हटा दें, तो वी हैव ओनली दिस 3.7 वोल्ट सोर्स एंड दिस 10 वोल्ट सोर्स। इसमें अगर आप एनालिसिस अप्लाई करेंगे यू विल सी दैट द करंट इन बेस इज 300 माइक्रो एम्पियर। why have we written this as BQ? So voltage current in base at Q point, this is our Q point जहाँ पे मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, ठीक। and ICQ, Q point is actually the point at which you are operating. So the value of IC and VCE for the given circuit is just the value of your Q point. ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपको लोड लाइन बनानी पड़े। लोड लाइन का फायदा तब है हमारे पास जब फॉर इंस्टेंस वी हैव मल्टीपल कर्व्स, मल्टीपल फैमिली ऑफ कर्व्स ऑन अ सिंगल कर्व, तो फिर आप लोड लाइन बना के आइडेंटिफाई कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ कि कहाँ कहाँ पर क्यू पॉइंट है, बजाय इसके कि आप डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर बार बार एनालिसिस को रिपीट करें। So if you have the base current, you can find out the value of your collector current as well. And if you have the collector current, you can find out the value of VC or the VCE. Why? Here VCE is equal to VC because the emitter voltage is grounded. Okay, emitter is grounded. So this is nothing but VCC minus IC into RC. So you now have all the values of all the required DC parameters. So this IC and VCE, these 2 points are actually referring to your डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट, ठीक है, और द क्यू पॉइंट। अब हमने किया गया है कि हमने एक एसी वोल्टेज भी अप्लाई की। अब जब आप एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो आउटपुट पे क्या होगा? यू विल गेट सम एम्पलीफाइड आउटपुट, ठीक है। वी हैव टू मेक श्योर कि ये जो मेरे पास सिग्नल आ रहा है आउटपुट के ऊपर, दिस हैज टू बी सच दैट कि आपके पास नेगेटिव वेव फॉर्म भी कंप्लीट आए और पॉजिटिव वेव फॉर्म भी आपके पास कंप्लीट आ रही हो, ठीक है स्टूडेंट्स। Now this part we have already done student in our last lecture, ठीक है। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने इस पूरी एग्जाम्पल को सॉल्व कराई थी और मैंने आपको बताया था कि इस लोड लाइन के जरिए से, लोड लाइन की इक्वेशन के जरिए से हम स्लोप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड वी फाउंड आउट दैट द स्लोप इज नथिंग बट -1 ओवर आरसी, ठीक है, विच मीन्स कि अगर मैं इस आरसी की वैल्यू को चेंज करूंगा तो मेरे पास इस लाइन का स्लोप
चेंज हो सकता है. सो एट फॉर इंस्टेंस अगर मुझे क्यू पॉइंट चेंज करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू चेंज द वैल्यू ऑफ द load line parameters. For instance, अगर मैं RC change करूंगा तो the shape of this or the slope of this load line is going to change. And if this load line slope changes, the value of your Q point changes. ठीक है? Now here you see two different load lines, and these load lines are for the same circuit which was discussed on the previous slide. ठीक है, वो एक्चुअली कॉमन एमिटर एम्पलीफायर कहलाता है, उसका सर्किट था जिसको हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो एट दिस मोमेंट फॉरगेट अबाउट व्हाट इज अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर. एट दिस मोमेंट जस्ट कंसिडर द सर्किट. ठीक है, तो इस सर्किट की दो डिफरेंट लोड लाइंस दिखाई हुई हैं. एक्चुअली एक वक्त में एक ही लोड लाइन होती है, तो दो क्यों दिखाई हैं? ये सिर्फ यहाँ ये बताया जा रहा है कि आप, क्योंकि हमने पीछे देखा था कि लोड लाइन का जो स्लोप है उसको आप चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ आरसी. सो दिस इज फॉर वन वैल्यू ऑफ आरसी एंड दिस इज फॉर अनदर वैल्यू ऑफ आरसी. अब आपके पास हो क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू कंसिडर दिस. ठीक है, लेट्स सपोज मैं इस बेस करंट के ऊपर ऑपरेट करूं, लेट्स सपोज. ठीक है, इस वक्त तो अब आपके पास दो डिफरेंट क्यू पॉइंट्स मिल रहे हैं. क्यों? क्योंकि लोड लाइन में एक यहाँ पे कट किया है इस लोड लाइन में, और इस लोड लाइन में यहाँ पे कट किया. सो नाउ यू हैव 2 पॉइंट्स, वन इज क्यू ए एंड द अदर इज क्यू बी. तो एसेंशियली आपके पास एक करंट की वैल्यू आती है और कनेक्टेड टू एमिटर वोल्टेज की वैल्यू आती है. नाउ वी हैव टू सी द स्टेबिलिटी ऑफ द क्यू पॉइंट्स. आपके ख्याल में पॉइंट बी इज मोर स्टेबल और पॉइंट ए इज मोर स्टेबल? विच वन इज स्टेबल? Remember, this is my supply voltage VCC and here it is 0. So can you figure out which one of these two Q points is more stable or desired? So the answer is that none of these Q points are stable. Why? Because this Q point is very close to your VCC. So the maximum supply voltage. इस केस में आपके पास क्या होना है कि आपके पास जो सिग्नल है जब एम्पलीफाई होगा तो पॉजिटिव वेवफॉर्म आपकी क्लिप हो रही होगी. ठीक है, वेरएस अगर आप इसमें गौर करें तो यहाँ पे आपको दिस इज प्रीटी क्लोज टू जीरो. इसमें आपके पास मोस्ट प्रोबेबली आपके पास नेगेटिव पोर्शन की अच्छा अच्छा खासा सेगमेंट जो है वो क्लिप हो रहा होगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके पास दिस इज वेरी क्लोज टू योर सेचुरेशन रीजन और इट इज क्लोज टू जीरो वैल्यू. तो दोनों लोड लाइन में से कोई भी आपके पास स्टेबल नहीं है. तो सोल्यूशन क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? एनी आइडिया कि हमें क्या करना चाहिए? वन पॉसिबिलिटी इज टू चेंज द स्लोप ऑफ दिस लाइन. ठीक है, और वो स्लोप लाइन फॉर इंस्टेंस अगर हम इसे कुछ यू कर दें तो यू विल सी कि दिस क्यू पॉइंट इज एक्चुअली क्वाइट स्टेबल. ठीक है, अगर इसकी बात करें, क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं दिस इज इन द सेंटर, ऑलमोस्ट इन द सेंटर. ठीक है, तो आपके पास पॉजिटिव वोल्टेज सिग्नल भी मिलेगा और आपको यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज सिग्नल भी मिल जाएगा. सो आई होप अब आपको एक चीज समझ में आई होगी कि क्यू पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है, और इस क्यू पॉइंट को मैं कैसे चेंज करूँ बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ RC for this given circuit. So point is this, Q point को change करने के लिए I have to tweak my DC पैरामीटर्स. ठीक है, जो मेरे पास फॉर इंस्टेंस सप्लाई वोल्टेजेस हैं, टाइम्स उनको चेंज करना पड़े, हो सकता है मुझे अपने किसी पैरामीटर की वैल्यू को चेंज करना पड़े. ठीक है, so this was all about Q point. Now let's start our discussion on amplifiers. ठीक है, further discussion, let's continue this discussion on amplifiers. So now that we have concluded our discussion on the DC operating point, which is the Q point, and also we know about load line, we are ready to start this topic of small signal analysis. This is a very important topic, a very important discussion whenever you talk about amplifier design, amplifier analysis. There we use there the analysis procedure or the method is called the small signal analysis. तो स्मॉल सिग्नल एनालिसिस को आप सिंपली यूं कह सकते हैं कि इट इज अ मेजर पार्ट और अ सिग्निफिकेंट स्टेप ऑफ एम्पलीफाइड डिजाइन. बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं. वन इज योर डीसी एनालिसिस. डीसी एनालिसिस हम पीछे देख चुके हैं. डीसी एनालिसिस हम क्यों करते हैं? बिकॉज हमें क्यू पॉइंट चाहिए होते हैं, एक स्टेबल क्यू पॉइंट चाहिए होते हैं. एंड देन वंस वी नो दैट वी हैव अ स्टेबल डीसी पॉइंट, वी नाउ वांट टू डिजाइन आवर एम्पलीफायर. ठीक है, उसके लिए जो एनालिसिस होती है, दैट एनालिसिस इज कॉल्ड स्मॉल सिग्नल एनालिसिस. एंड व्हाई इज दिस कॉल्ड स्मॉल सिग्नल? उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा.
आज के लेक्चर में या कल के लेक्चर में आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक। सो स्टूडेंट्स आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल सिग्नल एनालिसिस। तो सबसे पहले एनालिसिस में जो हम काम करते हैं वो ये करते हैं कि हम अपने जो ट्रांजिस्टर होते हैं, वी रिप्लेस आवर ट्रांजिस्टर बाय सम इक्विवेलेंट मॉडल्स व्हिच सम ऑफ व्हिच हैव बीन शोन हियर, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द हाइब्रिड पाई मॉडल। अब इसमें आपको नजर आ रहे होंगे बीजेटी के तीन टर्मिनल्स, ठीक है। वन इज बेस, कलेक्टर एंड एमिटर। सेम यू सी बेस, कलेक्टर एंड एमिटर, और इनके दरमियान कुछ कनेक्शंस आपको नजर आ रहा है। दिस इज अ फिक्स मॉडल। हम करते क्या है, वी नो बीजेटी सर्किट, बीजेटी का सिंबल क्या होता है जी, कुछ इस तरीके से। सो दिस इज योर एमिटर एंड हियर इज योर कलेक्टर एंड दिस इज योर बेस, ठीक है। सो ये जो मेरे पास सिंबल है, इफ आई रिप्लेस दिस सिंबल बाय एन इक्विवेलेंट सर्किट or an equivalent model, then my analysis can become more easier for me, ठीक है। वो एनालिसिस हम करेंगे इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर, और डोंट वरी अबाउट दैट, एंड यू विल सी कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है आपके पास, ठीक है। एट दिस मोमेंट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि दिस सिंबल इज रिप्लेस्ड बाय दिस इक्विवेलेंट मॉडल, जिसमें जो आपको यहाँ नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द हाइब्रिड पाई मॉडल, ठीक है। अब आप देख सकते हैं बेस, कलेक्टर, एमिटर, और इसके दरमियान बेस टू एमिटर वी हैव रेजिस्टेंस व्हिच इज कॉल्ड वी आर पाई, एंड द वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टर, लेट दिस बी वीबीई, ठीक है, बेस टू एमिटर। And then there is a current source from collector to emitter, and this is a dependent current source, and the dependent parameter is VBE, ठीक है। सो क्यों पर कैसा पता चल रहा है, इसकी वैल्यू क्या है इस करंट सोर्स की, दिस इज GM इंटू VBE, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इस सर्किट को हम चाहें तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, बिकॉज वी नो IC इज इक्वल टू बीटा IB। तो इस करंट सोर्स को आप इस तरीके से भी बना सकते हैं इन योर हाइब्रिड पाई मॉडल। अब आपके पास आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से आएगी ये वैल्यूज, व्हाट इज दिस आर पाई, व्हाट इज GMVB। डोंट वरी अबाउट इट, मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। आई जस्ट डिडंट वांट कि आप परेशान हो जाए डायरेक्टली, कि अगर मैं इसकी डेरिवेशन आपको डायरेक्ट दिखाऊं। तो सबसे पहले आपको मैं मॉडल्स दिखा रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि हमें अपनी एनालिसिस में करना क्या होगा, कि हमें इस ये जो आपको सिंबल नजर आ रहा है, दिस सिंबल विल बी रिप्लेस्ड बाय आवर वन ऑफ आवर मॉडल्स, ठीक है। One model has been shown here, which is called the hybrid pi model. Let's discuss our next model. दूसरा जो हमारे पास मॉडल है, दिस इज कॉल्ड द टी मॉडल। इसकी शेप टी की तरह है। तो अगेन हमें क्या करना है, जो बीजेटी का सिंबल है उसको अपने एम्पलीफायर सर्किट में रिप्लेस कर देना है बाय दिस मॉडल, जो आपको हाईलाइटेड नजर आ रहा है ब्लू से, जो आप देख सकते हैं। दिस इज द पोर्शन विच हैज टू बी रिप्लेस्ड इन अवर सर्किट। बाकी सर्किट किस तरीके से सॉल्व करना है, क्या चेंजेस होनी है, वो हम बाद में देखेंगे। इस वक्त सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है कि दैट सिंबल विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। दिस इज टी मॉडल। ये आपको याद रखना पड़ेगा, टी मॉडल इस तरीके से बन रहा होता है। हम बेस टू एमिटर है। अब यहाँ पे आप जो रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड RE, ठीक है। और इसके दरमियान जो ड्रॉप है, दिस इज VBE। दिस इज नॉट R पाई, दिस इज RE, रिमेंबर, ठीक है। एंड दिस इज कलेक्टर करंट। तो कलेक्टर करंट को मैं इन टर्म्स ऑफ अल्फा IE भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। सो इधर यू शो योर टी मॉडल यूजिंग दिस, और यूजिंग दिस वे, और यू कैन शो इट दिस वे एज वेल। ओके जी, अब ये वही सर्किट है जो मैंने आपको पिछली दो स्लाइड्स में दिखाया था, विद ओनली द डिफरेंस ऑफ दिस आर नॉट, ठीक है। व्हाट इज दिस आर नॉट, ये जो आपको यहाँ आर नॉट नजर आ रहा है, ठीक है, इन सर्किट्स के अंदर, बस ये एक डिफरेंस आ गया। हमने किया ये कि हमने हमने जो पिछले सर्किट्स थे उनमें कलेक्टर टू एमिटर के दरमियान, सो बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर, हमने एक रेजिस्टेंस बना दी है which has been given the name of R0. This is actually representing an effect which is called the early effect. जेम्स अर्ली एक साइंसदान थे जिन्होंने इसके ऊपर काम किया था। वो क्या काम था उसको अगली स्लाइड में देखते हैं। तो आप अर्ली इफेक्ट का मतलब जल्दी से ताल्लुक नहीं है। मिस्टर अर्ली कोई साहब थे जिन्होंने इसके ऊपर काम किया था। तो आपको अपने मॉडल में इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस इंक्लूड करना पड़ता है। दिस आर नॉट इज कॉल्ड द अर्ली इफेक्ट और द अर्ली रेजिस्टेंस। दिस इज सिंपली गिवन बाय VA अपॉन IC, ठीक है। दिस VA इज कॉल्ड द अर्ली वोल्टेज।
In order to understand early effect, let's have a look at the ICVC characteristic curve. These figures have been taken from the reference which has been shown here. ठीक है, आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं. अच्छा, यहाँ पे आपके पास एक कर्व है कि सेम वही कर्व है जो हम पीछे देखते आ रहे हैं, ICVC कर्व. ठीक है, और वी अज्यूम दैट इन एक्टिव रीजन वी हैव सॉर्ट ऑफ अ कांस्टेंट करंट. तभी हम इक्वेशन लिखते हैं IC इज इक्वल टू IS e रेज टू पावर VB अपॉन VT. ठीक है. अच्छा, लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी, इसमें हमने अज्यूम ये किया है कि बीटा इज कांस्टेंट, क्योंकि IC इज इक्वल टू बीटा IB, तो एक्टिव रीजन में पूरा आपका करंट कांस्टेंट है. इसका मतलब है बीटा इज योर कांस्टेंट पैरामीटर. बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है. एसेंशियली आपके पास होता ही है कि this current is not constant in active region, and in reality what you have is this relationship. This is your curve. ठीक है. So this is called this is your active region, and here you see that यहाँ पर हमने ये कहा था कि VCE को चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने जा रहा. ठीक है, लेकिन अर्ली जेम्स अर्ली ने आइडेंटिफाई किया था कि नो, व्हाट हैपेंस इज एज यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ VCE, एसेंशियली आपके पास यहाँ पे करंट की वैल्यू चेंज होना शुरू होती है. ठीक है, एंड दिस इज गिवन बाय दिस रिलेशनशिप. अब आप देख सकते हैं दिस इज डिपेंडेंट ऑन दिस पैरामीटर 1 plus VCE upon VA, where this VA is the early voltage. ठीक है, हम इसकी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो आपको यहाँ दिखाया हुआ है. दिस इज योर VA. अच्छा जी, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस का फिर क्या ताल्लुक हुआ, उसको समझने के लिए जरूरी है कि हम जरा इन सर्किट्स को इन कर्व्स को देखें. तो अगर आप पहले कर्व को देखें, तो लेट सपोज मैं इन दो पॉइंट्स को कंसीडर करता हूँ, पॉइंट 1 एंड दिस इज माय पॉइंट 2. सो अगर मैं आपसे कहूँ कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान आपने रेजिस्टेंस मालूम करनी है और चेंज इन रेजिस्टेंस, सो डेल्टा आर इज नथिंग बट डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर. ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखें इस केस के अंदर, सो इज देयर एनी डेल्टा आई, वोल्टेज तो चेंज हुआ है, यहाँ पे एक वोल्टेज है, यहाँ दूसरा वोल्टेज है, बट इज देयर एनी चेंज इन करंट इन दो पॉइंट्स के दरमियान? देयर इज नो चेंज इन करंट. दिस एसेंशियली मींस that delta I is zero, and when delta I is zero, this means your resistance is infinite. Infinite resistance का मतलब क्या है कि आपके पास ओपन सर्किट है. ठीक है, so there is nothing like resistance. ठीक है, तो यही वजह है कि जब हम अगर अर्ली इफेक्ट को इग्नोर करें तो हम आर को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हम कह सकते हैं कि आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है. एक बहुत बड़ी वैल्यू को अगर आपको दिखाना है तो आप कैसे दिखाते हैं? बाय ओपन सर्किट, विच मीन नो रेजिस्टेंस. ठीक है, बट थिंग्स चेंज व्हेन यू कम हियर. ठीक है, अगर आप यहाँ पे इन दो पॉइंट्स के दरमियान देखें, फॉर इंस्टेंस लेट दिस बी वन पॉइंट एंड लेट दिस बी अनदर पॉइंट. ठीक है, अब अगर आप यहाँ गौर करें तो आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स बनना शुरू हो जाएंगे. ठीक है, दिस इज योर वन पॉइंट and this is your other point. Now if I now check the value of delta R, then this is not equal to infinity. ठीक है, why? Because now you have some delta IC. ठीक है, जो आपको यहाँ नजर आ रहा है. So this is your delta IC. So voltage is also changing and current is also changing. And when this is changing, what you have some sort of incremental resistance. एक resistance आपके पास आ रही होती है, कहाँ से कहाँ? From collector to emitter. So हम यहाँ पे जो effect देख रहे हैं, it is between collector current and VCE. So we have to show a resistance between collector and emitter terminal, and this is actually called my early effect. And that resistance is dependent on this parameter VA. ठीक है, तो हम VA की मैग्नीट्यूड की बात कर रहे होंगे. अच्छा जी, तो अब हम करते क्या? आप सोच रहे होंगे सर ने हमें कुछ चीजें बताई हैं लेकिन वी आर नॉट क्लियर कि हमें करना क्या है. सो फॉर इंस्टेंस दिस इज वन सर्किट, दिस इज अ कॉमन एमिटर सर्किट. फॉरगेट अबाउट द सर्किट, डोंट वरी कि कहाँ से आया है, किस तरीके से आया है, कैसे हमें सॉल्व करना है. जस्ट हैव अ लुक कि आपके पास यहाँ पे आपको एक ट्रांजिस्टर नजर आ रहा है. कैन यू सी द ट्रांजिस्टर? यस, देयर इज द ट्रांजिस्टर. ठीक है जी, दिस इज योर ट्रांजिस्टर. हमने क्या पढ़ा है कि हमने इस ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर देना है बाय इट्स इक्विवेलेंट सर्किट. ठीक है, स्मॉल सिग्नल मॉडल. वो स्मॉल सिग्नल मॉडल, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक पाई मॉडल बनाता हूँ. ठीक है, सो मुझे करना क्या है कि मैं इस पूरे सर्किट को रिप्लेस कर दूंगा. दिस सॉरी, जो मैंने हाईलाइट किया इस पोर्शन को, इट विल बी रिप्लेस्ड बाय माय हाइब्रिड पाई मॉडल, जो कि आपको यहाँ दिखाया हुआ है. सी आपके पास क्या था? ये दिस इज योर बेस, दिस इज योर एमिटर एंड दिस इज योर कलेक्टर.
इनके दरमियान हमने सिंपली क्या कर दिया, हमने अपने मॉडल को इंसर्ट कर दिए। बाकी चेंजेस क्या हुई हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, वी विल डिस्कस दिस सर्किट इन फुल डिटेल, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने किया क्या है, जो मॉडल है उसका हम क्या करते हैं। सो मॉडल इज सिंपली inserted into this circuit, and it's replaced by sorry, this symbol is actually replaced by the model, ठीक है। Why we do this, because by doing this we simplify our analysis and it's more easier to relate things together। वो क्या relationships है वो डोंट वरी अबाउट दैट, वो हम डिस्कस करेंगे। लेट्स हैव अ लुक एट अनदर एग्जांपल। अब मिसाल के तौर पे आप इस सर्किट की बात करेंगे। सो दिस इज अगेन, अगर हम देखें इस पोर्शन को देख लेते हैं, ठीक है, हमने से इसी सर्किट पोर्शन को देखा। तो दिस इज योर बेस, दिस इज योर एमिटर एंड कलेक्टर। तो जब अब इसे आप रिप्लेस करेंगे बाय योर हाइब्रिड मॉडल, पाई मॉडल फॉर इंस्टेंस, तो दिस इज व्हाट यू गेट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दिस इज बेस के ऊपर 100 किलो नजर आ रहा है। एंड उसके बाद आपके पास ये जो पोर्शन है आपके पास, जिसको मैं अगर चाहूँ दोबारा हाईलाइट करके अगर दिखा सकूँ, सो दिस इज योर पोर्शन, ठीक है। सो दिस पोर्शन इज रिप्रेजेंटिंग योर मॉडल, ठीक है, हाइब्रिड पाई मॉडल। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि कलेक्टर पे आपको RC 3 किलो ओम की नजर आ रही होगी। आप सोच रहे होंगे कि वोल्टेज सोर्सेज कहाँ चले गए, डोंट वरी अबाउट इट, वी विल डिस्कस इट जब इसका वक्त आएगा, ठीक है स्टूडेंट। सो आई होप आपको भी क्लियर हो गया कि अपने मॉडल्स को क्या करना है, अपने सर्किट में रिप्लेस कर देना है, अपने जहाँ सिंबल है उसकी जगह पे हमने मॉडल्स को इंसर्ट कर देना है, ठीक है। जो हमारे पास मॉडल्स हैं उनके अंदर आपने डिफरेंट पैरामीटर्स देखे थे, GM था, RE था, R पाई था, R नॉट एटसेट्रा। तो उनके लिए आपके पास ये एक रिलेशनशिप्स हैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको गिवन है। सो आपको याद नहीं करने हैं, बट कुछ आपको जरूर पता होने चाहिए। फॉर इंस्टेंस यू शुड ऑलवेज नो कि व्हाट इज GM, इज ऑलवेज गिवन बाय IC और VT। सो ये हम किस तरीके से करते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R नॉट, व्हाट इज द रिलेशन फॉर R नॉट, इट्स सिंपली VA अपॉन IC, ठीक है। तो ये कुछ रिलेशनशिप्स हैं, वैसे आपको गिवन होंगे, बट एटलीस्ट फॉर इंस्टेंस दिस रिलेशनशिप एंड दिस रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप आपको पता होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। So now students, there are two possibilities. One is that we just skip or we just forget कि हमारे पास मॉडल कहाँ से आया है. So we do not bother. We just have a model और हमने क्या करना है, BJT को सिंबल को रिप्लेस कर देना है मॉडल के जरिए और हमें मैसेज कर लेंगे. It's pretty easy to do that. ठीक है, आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं अगर if you are good with that. But some of you or maybe many of you would think कि हमें पता तो चलना चाहिए कि मॉडल आया कहाँ से है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको उसकी एक डेरिवेशन आज के लेक्चर और कल के लेक्चर के अंदर डिस्कस कर रहा हूँ। आप चाहें तो उसे स्किप कर सकते हैं, बट आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आपको एक आइडिया तो हो कि मॉडल आया कहाँ से, ठीक है। बट अगर आपको ये डिस्कशन समझ में नहीं आता, फॉर इंस्टेंस अ बिट इन डेप्थ एंड इट्स मोर मैथमेटिकली रिलेटेड, तो आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। चलिए जी, अब यहाँ पे आपको एक रिलेशनशिप मालूम है, that this is relationship IC is equal to IS e raised to power VB upon V2. So this is character current. Remember students, यहाँ पे सेड्रा स्मिथ में कन्वेंशन है, जब भी आपको एक सिग्नल दिखाना हो जिसके अंदर AC और DC दोनों पार्ट्स दिखाने हो, तो उसे इस तरीके से दिखाया जाता है. So the letter I current, this means this is small, so this means this is small and the subscript is capital. So this essentially means it has both AC part and the DC part. अगर सिर्फ DC दिखाना है तो everything will be capital like IS. अगर आपको सिर्फ फॉर इंस्टेंस AC दिखाना है तो every part will be very small, everything will be in small caps, ठीक है। वो आपको आगे चल के पता चलेगा। सो हम कलेक्टिव करंट की बात करते हैं एक्टिव मोड में, दिस इज द रिलेशनशिप, ठीक है। और अगर आप गौर करें तो दिस रिलेशनशिप इज एक्चुअली अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप। व्हाई? बिकॉज द कलेक्टिव करंट इज रिलेटेड विद base emitter voltage exponentially, and exponential is not a linear relationship. So अगर मैं आपसे कहूँ कि फॉर इंस्टेंस VBE मेरा इनपुट है, इनपुट वोल्टेज, और आउटपुट पे मुझे IC मिल रहा है, ऐसे ही है ना, मैं VBE प्रोवाइड कर रहा हूँ, IC मुझे मिल रहा है, बाकी चीजें तो सब कांस्टेंट है। So by providing some VB, I will get some IC. ठीक है? And since this is exponentially related, this can be seen that the transistor is basically a transconductance amplifier. आप सोच रहे होंगे जी ट्रांसकंडक्टर्स एम्पलीफायर क्या होता है? ट्रांसकंडक्टर्स एम्पलीफायर इज एन एम्पलीफायर जिसका इनपुट सिग्नल वोल्टेज हो
और उसका आउटपुट सिग्नल क्या हो, करंट हो। सो इनपुट इज वोल्टेज VBE एंड आउटपुट इज माय करंट IC। चलिए, बट हम जनरली जब बात कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि इनपुट पे भी वोल्टेज हो, आउटपुट पे भी वोल्टेज हो। तो मैं अगर मेरे पास आउटपुट पे फॉर इंस्टेंस करंट आ रहा है, इज देयर अ वे दैट आई समहाउ कन्वर्ट इट इनटू वोल्टेज? Exactly. It's by applying a resistance, by using a resistance, because we know current and voltage are related across a resistor by Ohm's law. So V equals to I है. So if I have a resistor RC connected this way, ठीक है, तो मुझे अब कलेक्टर करंट जब फ्लो करेगा, I will be able to get some collector voltage, ठीक है. So the voltage across this resistor will be taken, ठीक है, and we will have some collector voltage. So VC is nothing but VCE and is given by VCC minus IC RC. ठीक है स्टूडेंट्स, रिमेंबर द इनपुट वोल्टेज अप्लाइड एट द इनपुट इज VBE. अगर आप गौर करें यहाँ पे VBE में भी आपको V स्मॉल है और B कैपिटल है। दिस मीन्स इसके अंदर AC पार्ट भी है और DC पार्ट भी है, क्योंकि जब अभी हमने देखा था व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एम्पलीफायर वी विल बी प्रोवाइडिंग बोथ AC सिग्नल एज वेल एंड DC सिग्नल एज वेल। इस वक्त आपको दोनों एक साथ दिखाए गए हैं, आगे चल के अगले लेक्चर में आपको ये दोनों अलग होते हुए नजर आ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की आखिरी स्लाइड है, ठीक है। रिमेंबर, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि अगर तो आपने मॉडल्स डायरेक्टली यूज करने हैं तो हम इस डिस्कशन को मे बी इस पूरे लेक्चर को जो अगले आने वाला लेक्चर है जिसके अंदर ये डिस्कशन कंटिन्यू होगा उसको आप स्किप कर सकते हैं, बट आई डू नॉट रिकमेंड दैट। चलिए, दिस इज माई रिलेशनशिप, VC इज गिवन बाय VCC माइनस RC IC, एंड IC इज नथिंग बट IS EVBE और VT, ठीक है। इस वक्त हम अली इफेक्ट की बात नहीं कर रहे। अगर आप इस इक्वेशन में गौर करें, so VCE is my output and VBE is my input, so I can have a characteristic curve, ठीक है, between VCE and VBE। अब यहाँ यहाँ मत देखिए कि यहाँ किस तरीके से बना, have a look here। अगर इस सर्किट में VBE is equal to 0, if VBE is equal to 0, what you get is VCE is nothing but your VCC, ठीक है। So you get VC equal to VCC, so VCC की वैल्यू आ रही है। अच्छा, अब अगर आप आहिस्ता आहिस्ता VBE की वैल्यू को बढ़ाना शुरू करें, तो एट 0 इट वाज VCC। अब आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसकी वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं VBE की वैल्यू को, तो आपके पास क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आपके पास ये वाली टर्म बढ़नी शुरू होगी, और ये वाली टर्म जब बढ़ेगी तो ओवरऑल जो VCE की वैल्यू है वो क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि ये VCC माइनस दिस टर्म, और एक पॉइंट आएगा जब इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा हो जाएगी कि योर VCE विल बी क्लोज टू 0, ठीक है। एंड एज सून एज इट इज क्लोज टू 0.3 0.2 वोल्ट वी हैव एक्चुअली एंटर्ड सैचुरेशन रीजन, ठीक है। सो वी नो कि यहाँ पे सैचुरेशन रीजन आ जाता है। दिस इज कॉल्ड माई कट ऑफ रीजन। वाई? बिकॉज देयर इज नो कलेक्टर करंट, ठीक है। कलेक्टर करंट इज 0, कट ऑफ रीजन के अंदर देयर इज नो कलेक्टर करंट। So initially you have this high voltage and then you have this low voltage. तो अगर आप गौर करें, this is your high and this is your low, and these are the regions in which a transistor is actually used as a switch. Here we are not talking about transistor as a switch, here we are talking about transistor as an amplifier. तो आप इन दो रीजन के अंदर अगर गौर करें, इन दो रीजन में आपको हाई और लो ही मिल रहे हैं, यही हमारे स्विच में कंडीशन होती है, ठीक है। लेकिन इनके बीच में अगर आप प्लॉट को कनेक्ट करें, यू विल हैव अ रीजन विच इज कॉल्ड योर एक्टिव मोड रीजन। ये वो रीजन होते हैं जिसमें हम अपने एम्पलीफायर को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। सो यू हैव दिस कट ऑफ रीजन, योर सैचुरेशन रीजन, एंड इन बिटवीन इज योर एक्टिव मोड। जब भी आपको इसे एज एन एम्पलीफायर यूज करने हैं बीजेटी को, यू हैव टू ऑपरेट इन दिस एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन। Remember student, this is a curve between VCE and VB, and we will have other types of curves as well, जिनको हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है, for our analysis of a BJT as an amplifier। आज के लिए इतने ही स्टूडेंट्स, और डिस्कशन इज इन प्रोसेस। इंशाल्लाह अगली क्लास में ये डिस्कशन हमारा क्लोज हो जाएगा कि हाउ वी ड्राइव आवर मॉडल, ठीक है। Thank you so much for being with me. Inshallah, I meet you in our next online lecture.